वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 में जो पढ़ना है अंग्रेजी में फ्रेंड्स आपका द पेस फॉर लिविंग, इससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस बार मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं तो अंग्रेजी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर अंग्रेजी में मार्क्स आपका कम आता है तो आगे चल के आपको बहुत समस्या होगी। जैसे फ्रेंड्स आप डिफेंस में नहीं जा सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नेवी में नहीं भर सकते हैं, एयरफोर्स में नहीं भर सकते हैं, मेडिकल की तैयारी करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए फ्रेंड्स अंग्रेजी में मार्क्स अच्छा लाना बहुत ज़रूरी है। मैं भरोसा दिलाता हूँ फ्रेंड्स, अभी से मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो एग्जाम तक मैं आपको अच्छी तैयारी करवा दूंगा, जिससे आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी चैप्टर बताऊंगा उसका पहले संक्षिप्त में हिंदी थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव समझने में आसान होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संक्षिप्त में ये हिंदी इतना दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। इस चैप्टर का सारांश क्या है, उसके बाद आपको समझने में ऑब्जेक्टिव आसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट पहले इसका हिंदी सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आपका जो द पेस फॉर लिविंग है, इसके लेखक कौन है तो आर.सी. हचिंसन है। सभी का लेखक का राइटर का नाम जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, इससे 2 नंबर आपका पक्का पूछा जाता है और 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए द पेस फॉर लिविंग के लेखक आर.सी. हचिंसन है। कुछ दिन पूर्व डबलिन में एक नाटक देखने गया था, वह अपने इस अनुभव का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसके लेखक हैं हचिंसन, वो नाटक देखने के लिए कहाँ गए थे, डबलिन में गए थे। और नाटक में क्या क्या देखा फ्रेंड्स, वो अपने अनुभव को इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो याद रखिए, नाटक देखने कहाँ गए थे, डबलिन में गए थे और अपना अनुभव वर्णन कर रहे हैं। नाटक का प्रमुख पात्र कौन था, जो नाटक देखने गए थे हचिंसन साहब, उनका प्रमुख पात्र कौन था फ्रेंड्स, तो प्रौढ़ अर्थात बूढ़ा अनाज व्यापारी था। एक बूढ़ा यानी प्रौढ़ अनाज व्यापारी था जो नाटक देख रहे थे डबलिन में, जो एक छोटे से आयरिश ग्रामीण अंचल के निवासी था। जो बूढ़ा व्यापारी था, क्राउन मार्चेंट था, वो कहाँ का रहने वाला था तो आयरिश ग्रामीण अंचल का निवासी था। वह अनेक उलझनों से ग्रस्त था। जो व्यापारी था अनेक उलझनों से ग्रस्त था तथा उसका हृदय कमजोरियों से पीड़ित था। वह अपने भतीजे से क्षुब्ध था, परेशान था, क्योंकि उसका भतीजा उसको चीटिंग करता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यापारी था वो अपने किससे क्षुब्ध था, भतीजे। भतीजे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेफ्यू, यानी नेफ्यू से वो क्षुब्ध था। और जो उसकी पत्नी अवकाश के दिनों में अर्थात छुट्टियों के दिनों में अनोखों कार्यों में अनावश्यक रूप से 10 पाउंड खर्च करती थी। देखिए फ्रेंड्स, जो बूढ़े व्यापारी था, अनाज व्यापारी था, उसका जो पत्नी थी जो छुट्टी के दिनों में अनावश्यक रूप से 10 पाउंड खर्च करती थी। ठीक है, उन लोगों ने उसे कहा कि अब विमान द्वारा 1 घंटे में 1000 मील जाना अत्यंत सरल हो गया। जो नाटक दिखाया जा रहा था फ्रेंड्स, उसमें ही दिखाया जा रहा था कि अब है जो विमान चल गया है और विमान से क्या होता है कि 1 घंटे में 1000 मील जाना अत्यंत सरल हो गया है, यानी बहुत दूर जाना सरल हो गया है। अनाज के व्यापारी के लिए अत्यंत तेज गति थी। वह अचंभा में हो गया था अनाज व्यापारी फ्रेंड्स कि 1 घंटा में इतना दूरी कैसे जा सकती, उसके लिए तो बहुत तेज गति थी। लेखक नाटक के इस दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, यानी जो लेखक थे वो नाटक देखे थे, इसके देख करके वो बहुत खुश हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि फ्रेंड्स वो तेज गति रफ्तार को पसंद करते थे। जीवन में तेज गति से चलना उनको पसंद था, इसलिए वो नाटक देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। क्योंकि इसमें बताया गया फ्रेंड्स कि 1 घंटे में 1000 मील जाया जा सकता है एरोप्लेन के द्वारा। हो गया उनके अनुसार उक्त व्यापारी का क्षोभ अनुपयुक्त था। जब वहाँ व्यापारी था जब फ्रेंड्स, उसको क्या था, वो क्षोभ प्रकट कर रहा था कि इतना तेजी गति से कैसे जा सकता है। तो जो इनके अनुसार से, लेखक के अनुसार है कि जो व्यापारी जो क्षोभ व्यक्त कर रहा था वो उपयुक्त नहीं था, अनुपयुक्त था। देखिए आगे है लिखा हुआ फ्रेंड्स, लेखक तेज गति से परहेज नहीं है। लेखक है जो तेज गति से परहेज नहीं करते थे, उनको पसंद था 90 मील प्रति घंटे की गति से कार चलाकर उसे आनंद लेता था। जो लेखक थे वो खुद तेज गति को पसंद करते थे और 90 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाते थे, उनको पसंद था। लेखक सोचता है कि वह मंद बुद्धि है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया है लेखक ने कि वो खुद अपने को मंद बुद्धि समझते हैं। लेखक एक बार अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गया है, उसे गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो लेखक है जो खुद को मंद बुद्धि समझते हैं, एक बार उन्होंने सिनेमा देखने के लिए अपने पत्नी के साथ में गए थे। उसे फिल्म की अभिनेत्रियों में, वहाँ 2-3 फिल्म अभिनेत्रियाँ थी फ्रेंड्स, तो अभिनेत्रियों में फ़र्क जानने के लिए अपनी पत्नी की सहायता लेनी पड़ी। उनको पहचान में नहीं आ रहा था कौन सा अभिनेत्री कौन है, उनको
क्योंकि खुद को मंदबुद्धि समझते थे, क्योंकि उसे उन अभिनेत्रियों के चेहरे तथा हाव भाव में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। वह इस कमी के लिए अपनी मंदबुद्धि को इसका कारण मानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो लेखक है जो खुद को मंदबुद्धि मानते थे, और देखिए 3 अभिनेत्रियां थीं, तो वहाँ पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसका कारण क्या मानते थे कि खुद को मंदबुद्धि है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अतः उसकी धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय की चाल के साथ तेज गति से कदम बढ़ाना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि अगर आपको बढ़ना है तो समय के साथ में तेज गति से ताल मिलाकर आपको चलना चाहिए। इस प्रकार लेखक जीवन में तेज कदम से चलने का सुझाव देता है। लेखक है जो जीवन में तेज कदम चलने से सुझाव देता है। वह इस बात से सावधान भी करता है कि कोई व्यक्ति उसके समान मंदबुद्धि न हो। तीव्र बुद्धि द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए यही आपका जो कहानी का सारांश है फ्रेंड्स, संक्षिप्त में। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आते चलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स देखिए 2017-18 पिछले जो क्वेश्चन बैंक देखिएगा, सब पूछा हुआ प्रश्न है, यही आपको आएगा वहाँ, इसलिए सभी को याद करते चले अभी से। पहला है फ्रेंड्स कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R.C. हचिंसन। कौन है? R.C. हचिंसन। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है आपका फ्रेंड्स कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले। इस द पेस फॉर लिविंग के जो राइटर हैं, ऑथर हैं फ्रेंड्स, वो ड्रामा देखने के लिए कहाँ गए थे? तो अभी मैंने वहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ देखने गए थे, डबलिन में गए थे। देखिए इसलिए मैं आपको हिंदी समझा रहा था। देखिए R.C. हचिंसन कुछ दिन पूर्व डबलिन में एक नाटक देखने गया था। तो देखिए इसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है फ्रेंड्स, इसलिए हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपका सही ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। तो देखिए वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले, तो कहाँ देखने गए थे ड्रामा? तो डबलिन में गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि द मैन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग विच द ऑथर वाज एंड क्राउन मार्चेंट। देखिए जो ड्रामा नाटक देख रहे थे फ्रेंड्स, तो इसका जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था? तो इसमें बताया था फ्रेंड्स एक बूढ़ा प्रौढ़ अनाज व्यापारी था। तो यहाँ पर हो जाएगा इल्डरली मतलब क्या होता है? प्रौढ़, और क्राउन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अनाज, और मार्चेंट मतलब व्यापारी। तो यहाँ हो जाएगा इल्डरली क्राउन मार्चेंट, क्योंकि जो नाटक में व्यापारी का रोल कर रहा था फ्रेंड्स वो कैसा था? तो बूढ़ा प्रौढ़ अनाज व्यापारी था, यानी इल्डरली क्राउन मार्चेंट। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स कि द ऑथर एडमिट द क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल ऑफ ट्रैवल। देखिए जो इसके ऑथर हैं, जो राइटर हैं फ्रेंड्स, उन्होंने बताया था कि तेज गति उनको पसंद है, लेकिन फ्रेंड्स जो तेज गति है, जो ट्रैवलर है, उसको जीवन में मतलब कि रियल खुशी नहीं देता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, प्लेजर हो जाएगा। द ऑथर एडमिट द क्विक ट्रैवलर डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल प्लेजर मतलब खुशी होता है ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तेज गति से विमान से जा सकते हैं फ्रेंड्स 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, लेकिन है कि जो उनको मज़ा आता है बस में, जो रियल मज़ा आता है, जो रियल खुशी मिलते हैं वो उसमें नहीं मिलता है, ये ऑथर बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है इन द पेस ऑफ लिविंग द राइटर कैप्चर द अग्नि ऑफ मैन, ठीक है। तो किसके बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स कि मॉडर्न के बारे में, आधुनिक युग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि R.C. हचिंसन वाजे ये कहाँ के नोबलिस्ट थे? नोबलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार। तो ये देखिए ब्रिटिश के थे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो R.C. हचिंसन है वो कहाँ के नोबलिस्ट थे? तो ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है कि हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग £10 या $10 ऑन ए हॉलीडे। तभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो मर्चेंट थे, उसके व्यापारी, उसके वाइफ जो पत्नी थी, वो अवकाश के दिनों में £10 खर्चा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वाइफ ऑफ क्राउन मार्चेंट, ठीक है। क्राउन मार्चेंट, जो क्राउन मार्चेंट यानी कि अनाज के व्यापारी थे, उनकी पत्नी थी, वही है जो £10 खर्च करती थी छुट्टी के दिनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 आपका है कि हु वाज चीटिंग द क्राउन मार्चेंट।
तभी बताया था फ्रेंड्स कि जो क्राउन मार्चेंट था वो अपने भतीजे से, यानी भतीजा ने नेफ्यू से परेशान था, वो चीट उसको करता था। तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिज नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा। तो जो क्राउन मार्चेंट था, अनाज व्यापारी था, वो किससे क्षुब्ध था? तो भतीजा से। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो देखिए जो ऑथर थे फ्रेंड्स, जो जीवन के तेज गति को डिसलाइक वो नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑथर। ठीक है, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, तो द ऑथर। ऑथर माने होता है लेखक, तो इसके जो लेखक थे वो डिसलाइक नहीं किए थे तेज गति को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग। फास्ट ट्रैवलिंग कौन पसंद करते थे फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था कि इसके जो लेखक थे वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग। तो ऑथर यानी कि आरसी हचिंसन है जो फास्ट ट्रैवलिंग पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है कि स्लो थिंकर्स यानी जो मंद बुद्धि होते हैं हैव डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ लिविंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग। यानी जो मंद बुद्धि वाला है, सोचने वाला है फ्रेंड्स, उसको क्या होता है? डिसएडवांटेज यानी लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए समय के साथ उन्होंने बताया था कि तीव्र गति से चलना चाहिए। तो वही यहाँ हो जाएगा, स्लो थिंकर हैव डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न को याद कर लिया फ्रेंड्स, कॉपी में नोट कर करके, यही सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर सबका करा दूंगा फ्रेंड्स, इसके बाद मॉडल प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। विच ट्राइब, ठीक है, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। ट्राइब मतलब होता है फ्रेंड्स आपको जाति होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो जो ऑथर थे वो किससे बिलोंग करते थे? तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, इसके वो मंद बुद्धि थे यानी स्लो थिंकर्स थे। ऑथर खुद को क्या मानते थे? कि वो एक मंद बुद्धि हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है विच ट्राइब, यानी कि विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, यानी किस वर्ग से ऑथर है जो लेखक बिलोंग करते थे? तो स्लो थिंकर से बिलोंग करते थे। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लो थिंकर। स्लो थिंकर्स में क्या होता है? मंद बुद्धि होता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है कि हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि फिल्म में कितने लड़कियां थे? तो 3 लड़कियां थे। ठीक है, तो अपनी पत्नी के साथ में जो वो देखने गए थे फिल्म, जो लेखक हैं, तो उसमें कितने? 3 हीरोइन थी, 3 अभिनेत्रियां थी, उन्हीं के चेहरों में इनको फर्क नहीं नजर आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 का है कि द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्लेवाज। जो नाटक देख रहे थे फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य किरदार कौन निभा रहा था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इल्डरली क्राउन मार्चेंट, यानी कि बूढ़ा अनाज व्यापारी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इल्डरली क्राउन मार्चेंट था जो नाटक का मुख्य कैरेक्टर में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है कि द इल्डरली क्राउन मार्चेंट लिव्ड इन। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कहाँ रह रहा था फ्रेंड्स। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आयरिश में रहता था फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था छोटे से आयरिश ग्रामीण में वो रहता था। देखिए यही से प्रश्न क्रिएट किया गया है। तो फिर देखिए सवाल नंबर 14 में यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 देखें। देखिए 15 में है फ्रेंड्स कि द इल्डरली क्राउन मार्चेंट, जो बूढ़ा अनाज व्यापारी था, लिव्ड इन, तो कहाँ रहते थे? छोटे से आयरिश गांव में रहते थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में छोटे व्यापारी, स्मॉल आयरिश कंट्री में जो आपका अनाज व्यापारी थे वो रहते थे। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 आपका है कि हु वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। ठीक है फ्रेंड्स, एंजाइटीज। ठीक है, एंजाइटीज मतलब होता है चिंता। ठीक है फ्रेंड्स, एंड हैड अ डिकली हर्ट। तो जो व्यापारी था फ्रेंड्स वो क्या चिंता से ग्रस्त रहता था। तो हु वाज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज एंड हैड अ डिकली हर्ट।
तो कौन था फ्रेंड्स, चिंता से ग्रसित कौन रहता था, तो जो व्यापारी था वही रहता था फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउन मार्चेंट। ठीक है, अनाज व्यापारी था वही चिंता से पीड़ित रहता था। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सेम्स टू द नरेटर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब उन्होंने बताया था कि 1 घंटा में, नाटक में दिखाया जा रहा था कि 1 घंटा में है जो 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं, तो जो इसके राइटर थे फ्रेंड्स वो क्या मंत्र मुग्ध हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। वही कर रहा है टू डाइन इन लंडन, टू डाइन, डाइन मतलब होता है भोजन। ठीक है फ्रेंड्स, लंदन एंड लंच यानी कि जलपान, यानी कि खाना हो गया, भोजन हो गया लंदन में फ्रेंड्स, और लंच कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट डे सिम्स टू द नरेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, कि आज हमने खाना खाया कहाँ, लंदन में, और एरोप्लेन से जा करके वहाँ पे फिर जलपान करेंगे नेक्स्ट डे सवेरे में। तो इसके लिए वो मंत्रमुग्ध कौन हो गए थे, तो आपका जो इसके राइटर थे, तो ये इनके लिए एक अच्छा अनुभव था, अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। ठीक है, अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है आपका कि टू डाइन इन लंदन एंड खाली स्थान इन न्यूयॉर्क। तभी देखा फ्रेंड्स, यानी कि भोजन हो गया आपका लंदन में और आपका लंच इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स आपका, देखिए टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स अंग्रेजी से। सवाल नंबर 19 को देखें कि द एंटोनेम यानी कि ऑफ रैपिड। एंटोनेम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका विपरीतार्थक शब्द है। तो रैपिड मतलब होता है तेज गति से, ठीक है, तीव्र होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लो। रैपिड मतलब तेज होता है, तीव्र होता है, तो स्लो मतलब क्या होगा, धीमा होगा। तो एंटोनियम्स रैपिड का क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। लास्ट प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। एडजेक्टिव मतलब होता है आपका विशेषण होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेंटल है जो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मेंटल है जो क्या है, एडजेक्टिव है। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड करता चलूँगा फ्रेंड्स। इंग्लिश के साथ साथ जितने भी मैट्रिक के सब्जेक्ट हैं सभी का मैं आपको और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड करता रहूँगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।